गुड आफ्टरनून टू ऑल। बीएससी पार्ट सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर 7 में आप सभी का स्वागत है। हमारा विषय चल रहा है अल्कोहल एंड इपोक्साइड, जिसमें हम अल्कोहल पढ़ रहे हैं। लेक्चर 6 में हमने ग्लिसरॉल शुरू किया था, जिसमें उसकी प्रिपरेशन, बनाने की विधियां, भौतिक गुण और रासायनिक गुण जो हैं वो कुछ हमने पढ़े थे। तो आज हम उस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आगे की जो केमिकल रिएक्शंस हैं जो कुछ इम्पॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, उसको अपन देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शंस, 5 हम पढ़ चुके हैं लेक्चर 6 में, और अब हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस में 6th जो है वो है डिहाइड्रेशन, अर्थात निर्जलीकरण, जल का निकलना, निर्जलीकरण। अब देखिए, ग्लिसरॉल का निर्जलीकरण जो है वो पोटेशियम बाइसल्फेट की उपस्थिति में, देखिए एग्जाम में इसके अलावा P2O5 भी लिखा हुआ आ सकता है। ये देखिए, इसकी जगह P2O5 भी हो सकता है, या फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखें कि पोटेशियम बाइसल्फेट, P2O5 या फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 यदि लिखा हुआ है तो आपको इसमें से निर्जलीकरण करना है। अब ध्यान आप ये रखें कि निर्जलीकरण करते वक्त ग्लिसरॉल को आप इस तरीके से लिखें। जब आप इस तरीके से लिखेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे। अब करना क्या है, देखिए तीनों कार्बन बना लीजिए, एक OH यहाँ पे, दूसरा OH यहाँ और तीसरा इस तरीके से। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए, जल निकालना है और कितने जल के अणु निकलेंगे? 2 जल के अणु निकलेंगे। तो देखिए, एक तो जल का अणु इस तरीके से निकलेगा, ये। तो देखिए, यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध था, सिंगल बॉन्ड था। अब जब जल निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये देखिए, आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड, ये। उसी प्रकार दूसरा जो जल का अणु है वो इस प्रकार निकलेगा। अब आप देखें कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है। जब जल का अणु निकलेगा, एक से OH और दूसरे से हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो देखिए, ये डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये। अब आप देखिए कि जब हमने हमारे पहले की क्लासेस पढ़ी थी तो हमने एक जलावयवता पढ़ा था, टॉटोमेरिज्म, जिसमें कीटो और इनोल होता है। इनोल का मतलब एक ही कार्बन पे OH भी है और एक ही कार्बन पे डबल बॉन्ड भी। तो अगर हम इस कार्बन को देखें जिसमें मैंने स्टार लगाया है, तो इसी कार्बन पे डबल बॉन्ड भी है, मतलब इन, और इसी कार्बन पर OH भी है, इसका मतलब ओल। ये इनोल फॉर्म है। और इनोल फॉर्म अस्थायी होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये अस्थायी है। और अस्थायी है तो अपने आप को चेंज करके कीटो फॉर्म में परिवर्तित कर लेती है। तो ये चेंज हो जाता है एल्डिहाइड में, और ये होता है चलावयवता, हम इसको टॉटोमेरिज्म कह सकते हैं। तो ये जो संरचना बनी है इसे कहते हैं एक्रोलीन, जो हम हमारे पहले के लेक्चर में भी देख चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप निर्जलीकरण को आप अच्छे से देख लें, कर लें। ये भी एग्जाम में आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है। तो डिहाइड्रेशन पर, निर्जलीकरण पर अंतिम उत्पाद जो मिलता है वो एक्रोलीन होता है। 7th केमिकल रिएक्शन है, 7वीं है ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण। अब देखिए, ऑक्सीकरण को यदि आपको समझना है तो आप क्या करें, सबसे पहले ग्लिसरॉल से हमको शुरू करना है। देखिए, ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर हमने बना दी, ये पूरी आपको दिख रही है, ये ग्लिसरॉल। इसका ऑक्सीडेशन कराना है। हम बाद में लिखेंगे कि किसकी उपस्थिति में क्या क्या बनेगा, लेकिन ऑक्सीडेशन होकर के क्या क्या बनता है वो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिया हुआ है। इसको समझने से पहले आप ये ध्यान रखें, मैं आपको बताया था पहले भी कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड की जब ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और इसका विपरीत हो जाता है बिल्कुल अपचयन में। कार्बोक्सिलिक एसिड का अपचयन होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड का अपचयन होता है तो अल्कोहल मिलता है। ऐसा सामान्यतः होता है, मैं सामान्यतः कह रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखें कि
सबसे पहले आप क्या करें, प्राइमरी अल्कोहल, देखिए ग्लिसरॉल की जो संरचना है उसमें दो तो प्राइमरी अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल है, और जो बीच वाला है वो सेकेंडरी अल्कोहल है, द्वितीय अल्कोहल है। तो ऑक्सीडेशन में सबसे पहले आप प्राइमरी अल्कोहल को देखें, या तो आप टॉप से चलें या तो ऊपर वाले को भी ले लें या फिर नीचे वाले को ले लें, किसी भी एक को ले लेते हैं हम। तो देखिए ये अल्कोहल है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जब होता है तो एल्डिहाइड मिलता है, तो देखिए ये एल्डिहाइड बन गया। और ये जो कंपाउंड बना है उसको कहा जाता है ग्लिसरल्डिहाइड। जब ग्लिसरल्डिहाइड का वापस से ऑक्सीडेशन होता है तो आप देखें कि हम एक ही अल्कोहल को लिया था, तो अल्कोहल से एल्डिहाइड बना, और एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इसको कहा जाता है ग्लिसरिक एसिड। ये देखिए आप, इसको कहा जाता है ग्लिसरिक एसिड। इसके बाद वापस से जब ग्लिसरिक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है तो आप क्या करें, देखिए अभी तक आप एक प्राइमरी अल्कोहल को लिया था, ऊपर वाले को। अब आप क्या करें, नीचे वाला जो इस पे स्टार लगा है वो प्राइमरी अल्कोहल जो है उसको लें और उसका ऑक्सीडेशन करा दें कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी, ऊपर तो ऑलरेडी कार्बोक्सिलिक एसिड था और नीचे वाला जो प्राइमरी अल्कोहल है वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो गया ऑक्सीडेशन कराने पर। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद जो आपका बनेगा वो बनेगा टार्ट्रोनिक एसिड। ये कहलाता है टार्ट्रोनिक एसिड। इसके बाद आप देखिए ये तो ऑक्सीडेशन हो गया। अब हम देखिए ये जो पूरी लाइन थी ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरिक एसिड और टार्ट्रोनिक एसिड वाली, ये सब प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ बीच वाला जो कार्बन है सेकेंडरी अल्कोहल, उसको कुछ भी नहीं किया गया। अब हम क्या करते हैं, अब सेकेंडरी अल्कोहल को लेते हैं। सबसे पहले ये ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल के यदि सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो आप ध्यान रखें कि प्राइमरी अल्कोहल का जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो हमें एल्डिहाइड मिलता है, और सेकेंडरी अल्कोहल का जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो हमें कीटोन मिलता है। तो देखिए ये कीटोन मिल गया। तो अब आप देखें कि इसका जो नाम है वो होगा डाईहाइड्रोक्सी, क्योंकि दो OH हैं, डाईहाइड्रोक्सी और एसीटोन, क्योंकि ये कीटोन है इसलिए इसका एसीटोन कहेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। जब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का वापस से ऑक्सीडेशन होता है, अब आप देखिए कि एसीटोन पार्ट जो है, जो अल्कोहल पार्ट था, जो सेकेंडरी अल्कोहल पार्ट था, वो कीटोन में चेंज हो गया। इसके बाद जब वापस ऑक्सीडेशन कराते हैं तो जो प्राइमरी अल्कोहल हैं, दो प्राइमरी अल्कोहल, वो चेंज हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये जो बना है प्रोडक्ट उसको कहा जाता है मीसोऑक्सैलिक एसिड। मीसोऑक्सैलिक एसिड, और मीसोऑक्सैलिक एसिड का जब वापस से ऑक्सीडेशन होता है तो बन जाता है ऑक्सैलिक एसिड, और ऑक्सैलिक एसिड का ऑक्सीडेशन होने पर लास्टली बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो इसको याद करने के लिए आप क्या करें कि ग्लिसरॉल की संरचना बनाएं सबसे पहले, और आप स्टेप बाय स्टेप किसी भी एक अल्कोहल को चुन लें, अल्कोहल प्राइमरी वाला। तो प्राइमरी अल्कोहल को चुना तो उसका बना एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके बाद वापस से दूसरा जो प्राइमरी अल्कोहल है उसको ऑक्सीडेशन कर लें। तो ये पूरी एक लाइन कंप्लीट हो गई। दूसरे स्टेप में आप क्या करें कि जो सेकेंडरी अल्कोहल था, जिसको हमने कुछ भी नहीं किया था, उसका ऑक्सीडेशन कराएं, और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो कीटोन बनता है, कीटोन बन गया। और इसके बाद फिर वापस जो प्राइमरी अल्कोहल बचा हुआ है उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो मीसोऑक्सैलिक एसिड, फिर ऑक्सैलिक एसिड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। अभी हम आगे देखेंगे कि किसकी उपस्थिति में क्या प्रोडक्ट बनता है। इसके बाद एक और है, अगर ग्लिसरॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन से होती है तो भी इसका ऑक्सीडेशन होकर के डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बनता है और साथ में ग्लिसरल्डिहाइड बनता है। तो ये भी आप ध्यान रखें कि Br2 की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन अगर होता है तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरल्डिहाइड प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। अब आप देखें कि किसकी उपस्थिति में क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखिए फर्स्ट ये है कि अगर तनु HNO3 है, डाइल्यूट
नाइट्रिक अम्ल है तो उसकी उपस्थिति में क्या बनेगा, एक तो ग्लिसरिक अम्ल बनेगा और एक टार्ट्रोनिक अम्ल बनेगा। तो यदि आपसे ऑक्सीडेशन पूरा पूछा जाए ज़्यादा नंबरों का तो आपको पूरी रिएक्शन लिखनी है। यदि पर्टिकुलर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्लिसरॉल की अभिक्रिया तनु HNO3 से कराने पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ हमारे दो प्रोडक्ट हैं, ग्लिसरिक अम्ल और टार्ट्रोनिक अम्ल। इसके बाद आप देखें यदि सांद्र HNO3 की उपस्थिति में यदि इसका ऑक्सीडेशन होता है तो हमारा प्रोडक्ट बनता है ग्लिसरिक अम्ल। केवल ग्लिसरिक बनेगा, डाइल्यूट में दो बन रहे हैं, ग्लिसरिक अम्ल और टार्ट्रोनिक अम्ल, और सांद्र HNO3 की उपस्थिति में केवल ग्लिसरिक अम्ल बन रहा है। ब्रोमीन जल व फेंटन अभिकर्मक, देखिए फेंटन अभिकर्मक लिखा है यहाँ पे। फेंटन अभिकर्मक होता है आपका FeSO4 प्लस H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मिक्सचर कहलाता है आपका फेंटन अभिकर्मक। तो ब्रोमीन जल व फेंटन अभिकर्मक की उपस्थिति में हाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरल्डिहाइड बनता है, यानी यहाँ पे हम FeSO4 प्लस H2O2 भी लिख सकते हैं। इसकी उपस्थिति में यदि हम ऑक्सीडेशन कराएं Br2 या और FeSO4 और H2O2 जिसको फेंटन अभिकर्मक कहा जाता है, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरल्डिहाइड। चौथा है आपका अम्लीकृत KMnO4। एसिडिक KMnO4 से यदि अभिक्रिया होती है तो प्रोडक्ट बनेगा ऑक्सैलिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए एसिडिक KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है, तो ऑक्सीडेशन करके डायरेक्टली आप ग्लिसरॉल से ऑक्सैलिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। पांचवा है बिस्मथ नाइट्रेट की उपस्थिति में मीजो ऑक्सैलिक एसिड बनता है। ये भी प्रोडक्ट हमारा ऑक्सीडेशन के दौरान बना था, हमने देखा था मीजो ऑक्सैलिक एसिड। तो बिस्मथ नाइट्रेट की उपस्थिति में पूछा जाए तो आप कहेंगे मीजो ऑक्सैलिक एसिड बनता है। 6 है पीरियोडिक एसिड या फिर पर आयोडिक एसिड की उपस्थिति में अगर होता है तो ये दो बार आ गया, इसको हटा दें। पर आयोडिक एसिड या पीरियोडिक एसिड की उपस्थिति में फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मिक अम्ल बनता है। ध्यान रहे कि अगर पर आयोडिक एसिड की उपस्थिति में है तो आपका फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड का मतलब क्या हुआ HCHO और फॉर्मिक एसिड का मतलब हुआ HCOOH। तो ऑक्सीडेशन का ये लंबा चौड़ा प्रोसेस है, आप देखें इसे और थोड़ा याद करें तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद है एसिटाइलेशन या फिर हिंदी में कहें एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण का मतलब आप ये समझ लें कि CH3CO समूह का जुड़ना, एसिटिलीकरण का यही मतलब होता है, CH3CO ग्रुप का जुड़ना। अब आप देखें कि जब एसिटिलीकरण होता है तो किसकी उपस्थिति में है, CH3COCl की उपस्थिति में। इस अभिक्रिया को समझने के लिए आपका क्या करें, CH3COCl यानी जो ग्लिसरॉल जो है उसकी अभिक्रिया CH3COCl से होगी, एसिटाइल क्लोराइड से होगी, तब जाके इसका एसिटिलीकरण होगा। एसिटिलीकरण का मतलब क्या होता है, CH3CO ग्रुप का जुड़ना। अब आप क्या करें, सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल, कौन कौन सा है प्राइमरी अल्कोहल, एक तो ये है प्राइमरी अल्कोहल और दूसरा है ये प्राइमरी अल्कोहल। तो आप क्या करें, देखिए CH3COCl का ये Cl पार्ट और यहाँ का H दोनों निकलेंगे तो मिलकर के ये होगा माइनस ऑफ HCl होगा और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, देखिए आप बाकी सारा जो ग्रुप है वो एज इट इज है। ये जो ऊपर का कार्बन है प्राइमरी अल्कोहल उसके ऑक्सीजन एज इट इज है, वहां जुड़ जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O CH3। यह है ग्लिसरॉल मोनोएसीटेट, यह है ग्लिसरॉल मोनोएसीटेट। इसी तरीके से रिएक्शन होती चलेगी। इसके बाद आप दूसरा जो प्राइमरी अल्कोहल है उसकी अभिक्रिया CH3COCl से होती है, तो आप देखें ये तो एज इट इज ही रहेगा,
O, C डबल बॉन्ड O और CH3। और इसके बाद ये जो है दूसरा प्राइमरी अल्कोहल, इसकी अभिक्रिया CH3COCl से होगी, तो वापिस यही हमको जोड़ना है। ये देखिए आप, ये देखिए ये जो ऑक्सीजन है ये तो ग्लिसरॉल का ही है, और ये पूरा जो पार्ट है CH3CO ये बाहर से आकर के जुड़ा है, इसीलिए इसको एसिटाइलेशन या फिर एसिटिलीकरण कहा जाता है। तो आगे आप देखें, वापस से जब अभिक्रिया CH3COCl से होती है तो अब क्या बचा है, केवल सेकेंडरी अल्कोहल बचा है। तो ये देखिए एज इट इज, ये तो वापस एज इट इज बन जाएगा CH3, ये O C डबल बॉन्ड O CH3, और ये भी हो जाएगा O C डबल बॉन्ड O और CH3। अब आप देखें इसका जो नाम है, सबसे पहले जब एक प्राइमरी अल्कोहल पर CH3CO ग्रुप जुड़ा तो वो कहलाएगा मोनोएसीटेट। ये देखिए ग्लिसरॉल, ये है मोनोएसीटेट, ये मोनो हो जाएगा, ये डाई एसीटेट हो जाएगा, और ये ट्राई एसीटेट हो जाएगा। यानी ग्लिसरॉल मोनोएसीटेट, ग्लिसरॉल डाई एसीटेट और ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो एसिटाइलेशन इस तरीके से है, केवल आप अल्कोहल का जो हाइड्रोजन है उसको हटाइए और उसकी जगह आप COCH3 को जोड़ दीजिए, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रिया। सबसे पहले हमारा रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड से, ये एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड की अभिक्रिया जब ग्लिसरॉल से होती है तो देखिए प्रोडक्ट जो बनता है आपका, देखिए आपको यहाँ से माइनस ऑफ H2O करना है, माइनस ऑफ वाटर करना है। तो जब वाटर निकलता है तो यहाँ 5 मेंबर रिंग बन रही, देखिए 5 मेंबर रिंग बन रही है, इसको कहा जाता है एसिटल्स। ये साइक्लिक कंपाउंड बना है आपका, इसको कहा जाता है एसिटल। जब एल्डिहाइड से अभिक्रिया होती है तो देखिए आप, एक प्राइमरी अल्कोहल और दूसरा सेकेंडरी अल्कोहल का हाइड्रोजन निकलेगा, और कीटोन जो एल्डिहाइड है उसका ऑक्सीजन निकल के वाटर माइनस होगा। उसी के साथ अगर कीटोन से अभिक्रिया होती है तो आप ध्यान रखें कि दोनों जो प्राइमरी अल्कोहल हैं, फर्स्ट और थर्ड वाला, उसके हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं। तो अब आप देखें कि जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें माइनस ऑफ H2O होगा। और अब आप देखें, अगर आप स्ट्रक्चर बनाएं तो यहाँ से शुरू करें, ये देखिए, तो आपने यहाँ से शुरू किया बनाना, ये देखिए CH3, ये CH3C, डबल बॉन्ड टूटा तो देखिए ऑक्सीजन ये, फिर CH2, ये CH2 प्राइमरी वाले दोनों, इसके बाद ये C और ये OH। इसका मतलब यहाँ जो कंपाउंड बना है वो 6 मेंबर्ड है और इसे कहा जाता है कीटल। तो एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया होती है तो एसिटल बनता है, और कीटोन के साथ अभिक्रिया होती है तो कीटल बनता है। एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया होने पर 5 मेंबर रिंग बनती है, और इसके बाद अगर कीटोन से अभिक्रिया हो तो 6 मेंबर रिंग बनती है। इसके बाद है इसके उपयोग, यूजेस। इसके उपयोग क्या क्या हैं? देखिए हमने उपयोग में आपको देखा कि जब ग्लिसरॉल की अभिक्रिया कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेट HNO3 से होती है, कंसंट्रेट HNO3 से अभिक्रिया होती है कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में, तो ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट बनता है। ये देखिए स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, आप ध्यान रखें। ये बता है ONO2, ये कहलाता है ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट। यानी आप ध्यान रखें अभिक्रिया, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है इसकी, कि ग्लिसरॉल की अभिक्रिया जब सांद्र
HNO3 से होती है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट बनता है। ये बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने ग्लाइकॉल में पढ़ा था, ये भी पीले रंग का एक विस्फोटक होता है। तो जब हम इसके यूजेस पढ़ते हैं तो यूजेस में आप देखिए ग्लिसरॉल का काम, जब ग्लिसरॉल से बनता है ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, जो कि डायनामाइट जैसा विस्फोटक बनाने में काम में आता है। इसके बाद है आपका ग्लिसरॉल व पानी का मिश्रण हिमांक अवरोधक के रूप में मोटर में रेडिएटर में उपयोग में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लिसरॉल और पानी का जो मिश्रण होता है, तो जो ऐसे कंट्री होते हैं जहाँ का तापमान बहुत कम होता है, तो वहाँ पर जो व्हीकल है, जो गाड़ी है, उसका जो मोटर है उसके रेडिएटर में हिमांक अवरोधक के रूप में काम में आता है, ताकि जो लिक्विड है उसमें वो जम न जाए। तीसरा है घड़ियों में स्नेहक के रूप में, लुब्रिकेंट के रूप में भी जो वॉचेस हैं आपकी उसमें काम में आता है। इसके बाद आप देखें कि जो मिठाइयाँ हैं या फिर जो औषधियाँ हैं उनके परिरक्षक के रूप में भी ग्लिसरॉल काम में आता है। इसके बाद जूतों की पॉलिश बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, और इंक के रूप में भी, इंक में भी इसका उपयोग किया जाता है। कई दूसरे केमिकल कंपाउंड्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ग्लिसरॉल के भी काफ़ी उपयोग हैं। तो यदि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए तो ये 5-6 उपयोग आप लिख दें। तो आज का लेक्चर इतना ही। ग्लिसरॉल हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे फिनॉल। तो लेक्चर देखने के लिए थैंक यू।